तो जिस लम्हे का लंबे समय से इंतजार था वो लम्हा आखिरकार आ गया। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गर्दन पर शिकंजा कसता जा रहा है। भ्रष्टाचार के 3 बड़े मामलों में जैसे कि आप देख सकते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू अदालत में हाजिर हुए। मंगलवार को हाजिरी की तस्वीर है और बुधवार को यह हाजिरी जारी रहेगी। कम से कम 4 घंटे उन्होंने गवाही दी और दिलचस्प बात यह है दोस्तों, वो गवाही दे रहे थे और अदालत के बाहर उनके खिलाफ नारे लग रहे थे। और सिर्फ खिलाफ नहीं, उनके पक्ष में भी व्यापक पैमाने पर लोग वहां मौजूद थे और उनके पक्ष में भी नारेबाजी लगाई जा रही थी। मगर जैसे मैंने कहा दोस्तों, उनकी गर्दन पर शिकंजा कसता जा रहा है और अगर इस मामले में वो दोषी पाए गए तो उन्हें 10 साल की सजा मिलेगी। मैं आपको दिखलाना चाहता हूं दोस्तों, इस्राएल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर का नजारा क्या था, किस तरह की नारेबाजी हो रही थी आपके सामने। A deep divide in Israeli politics on full display. 2 competing protests outside Tel Aviv's courthouse on a historic day. The first time a sitting Israeli prime minister has been called to testify in his own defense at a criminal trial. Benjamin Netanyahu's opponents demanding justice, his supporters questioning the trial itself. और इस नारेबाजी से बुरी तरह से बौखलाए हुए थे बेंजामिन नेतन्याहू। अदालत के अंदर उन्होंने अपनी ही देश की मीडिया पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि ये सारे मामले बकवास हैं और उनके खिलाफ देश की वामपंथी मीडिया की साजिश है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि उनके खिलाफ 3 केसेस हैं, S1000, S2000 और S4000। इनमें 2 ऐसे मामले हैं जिसमें उन्होंने मीडिया समूहों को फायदा पहुंचाया था ताकि उनके हिसाब से कवरेज हो, चैनल्स पर उन्हें अच्छी तरीके से दिखाया जाए। जी हां, मीडिया को रिश्वत और घूस देने के 2 मामले हैं और विडंबना देखिए, अदालत में जाकर बेंजामिन नेतन्याहू अपनी देश की मीडिया पर जो है ठीकरा फोड़ रहे थे, उस पर हमला बोल रहे थे। अगर समानांतर तौर पर दोस्तों आप देखिए सीरिया के अंदर क्या हो रहा था। दक्षिणी सीरिया में इस्राएल ने जंग छेड़ रखी है। जी हां, वो सीरिया के जो नौसेना के ठिकाने हैं उस पर लगातार हमला कर रहा है और इसका लक्ष्य साफ है। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 मोर्चों पर युद्ध खोल रखा है और वो अदालत में भी यही बता रहे हैं कि मैं 7 मोर्चों से युद्ध लड़ रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे अदालत में हाजिर होने से छूट दी जाए। इस तरह के वो तर्क दे रहे हैं। मगर दूसरी तरफ आप देखिए सीरिया में उन्होंने नए सिरे से जंग छेड़ रखी है। ये तस्वीरें उस बात की बानगी है, ये वीडियो इस बात की बानगी है, उसकी मैं चर्चा करूंगा। मगर सबसे पहले आपके जहन में सवाल होगा कि नेतन्याहू किस कदर फंसे हुए हैं। कल उन्होंने अदालत में क्या कहा, उनके खिलाफ जो केसेस हैं जिसका भी अभी मैंने जिक्र किया, वो केसेस क्या हैं, क्योंकि कम से कम 2 ऐसे केसेस हैं जिसमें उन्होंने मीडिया समूहों को फायदा पहुंचाया, लाभ पहुंचाया। आपके स्क्रीन पर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जब वो अदालत में हाजिर होते हैं तब वो क्या कहते हैं। एक एक करके पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार मुकदमे में पहली बार रुख अपनाया है। उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को बेतुका बताया है। मंगलवार को तेल अवीव में एक भीड़ भरी अदालत में पेश हुए संकटग्रस्त इस्राएली नेता ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बेतुकेपन का सागर है। शब्दों पर गौर कीजिए दोस्तों, उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बेतुकेपन का सागर हैं। और बात यहां नहीं रुक रही। बेंजामिन नेतन्याहू अच्छे खासे उग्र दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो मानते हैं कि ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, यानी आक्रामक रवैया अपनाइए और तभी आप एक मुकाबला जीत सकते हैं। उन्होंने आगे क्या कहा आपके स्क्रीन पर। उन्होंने लगभग 4 घंटे तक अपना पक्ष रखा और बुधवार को फिर से गवाही दे रहे हैं। उनके सैन्य सचिव ने उन्हें 2 बार लिखित संदेश सौंपे। पहली बार अवकाश की आवश्यकता थी, यानी छुट्टी की आवश्यकता थी और प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें दोहरा कर्तव्य निभाने पर जोर दिया। जी हां, कम से कम 2 बार ऐसे लम्हे आए जब बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि कार्रवाई को रोक दिया जाए।
उनको अपने सैन्य प्रमुख जो हैं वो नोट्स पहुंचा रहे थे। नोट्स पहुंचा रहे थे अदालत को यह बतलाने के लिए कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, 7 मोर्चों पर उन्होंने जंग छेड़ रखी है, लिहाजा उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। खास बात यह है कि जो 3 केसेस चल रहे हैं उनमें 2 मीडिया समूह को रिश्वत या लाभ पहुंचाने वाली बात थी और कटघरे में खड़े होकर उन्होंने अपनी ही देश की मीडिया पर प्रहार किया। उन्होंने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर? उन्होंने इस्राएली मीडिया पर और उसके वामपंथी चरित्र के लिए हमला किया और पत्रकारों पर वर्षों से उनका पीछा करने का आरोप लगाया क्योंकि उनकी नीतियां फलस्तीनी राज्य के लिए प्रयास के अनुरूप नहीं थी। यानी कि यहां पर वो कह रहे हैं कि इस्राएल का जो वामपंथी मीडिया है उन पर हमला बोल रहा है क्योंकि वो जो रुख अपना रहे हैं फलस्तीन को लेकर, उन्हें वो बात पसंद नहीं आती। आगे नेतन्याहू ने 3 न्यायाधीशों की अदालत को बताया, मैं सच बोलने के इस क्षण का 8 साल से इंतजार कर रहा हूं, लेकिन मैं भी एक प्रधानमंत्री हूं। मैं 7 मोर्चों पर युद्ध के माध्यम से देश का नेतृत्व कर रहा हूं और मुझे लगता है कि दोनों को समानांतर में किया जा सकता है। बार बार इस बात का हवाला देना कि मैं युद्ध लड़ रहा हूं, मगर नेतन्याहू से सवाल किए जाएंगे कि युद्ध क्यों लड़े जा रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि गाजा में करीब 50,000 लोग मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। इनमें से औरतें, बच्चे, बुजुर्ग हैं जिनका आतंक से कोई लेना देना नहीं है, जिनका हमास के जंगबाजों से कुछ लेना देना नहीं है, मगर ये व्यक्ति हर जगह जो है मोर्चा खोल रहा है। चाहे ईरान के साथ संकट हो, चाहे गजा में हो, चाहे लेबनान में हो, जहां पर जो है एक युद्ध विराम तो हो चुका है, मगर आप जानते हैं बीच बीच में ऐसी खबरें आती रहती हैं जहां इस्राएली सेना लेबनान के ठिकानों पर हमला बोलते रहता है। और अब सीरिया का जो डीमिलिटराइज जोन है दोस्तों, वहां पर इस्राएल ने कब्जा कर लिया है। जो विसैन्यकृत इलाका है वहां पर उसने कब्जा कर लिया और जाहिर सी बात है जैसे ही सीरिया में निजाम अपनी जड़ें पाएगा, नया निजाम जो है वो अपने पांव गद्दी पर पाएगा, नया तनाव शुरू हो सकता है। मगर जैसा मैंने बताया दोस्तों, 3 केसेस उनके सामने हैं। ग्राफिक के जरिए, एक तस्वीर के जरिए मैं आपको बतला रहा हूं। ये 3 केसेस हैं। सबसे बड़ा मामला है केस 1000, उसके अलावा केस 2000 और केस 4000। इन 3 मामलों का सामना जो है बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं। मैं आपको बहुत ही सरल शब्दावली में बता रहा हूं, सरल लफ्जों में बता रहा हूं कि ये मामले दरअसल हैं क्या, आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले केस 1000, इसे उपहार मामले के रूप में भी जाना जाता है। यह मामला इस्राएली प्रधानमंत्री पर धोखाधड़ी और विश्वास के उल्लंघन का आरोप लगाता है। इसमें यह आरोप है कि नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा को राजनीतिक लाभ के बदले में 2 धनी व्यापारियों से भव्य उपहार मिले। व्यवसायी आर्नोन मिल्शन, जो कि एक इस्राएली हॉलीवुड प्रोड्यूसर हैं, और ऑस्ट्रेलियाई अरबपति जेम्स पैकर, कथित तौर पर उपहारों में शैंपेन और सिगार शामिल हैं। मिल्शन ने गवाही दी थी कि उन्होंने जून 2020 में नेतन्याहू को उपहार प्रदान किए थे। नेतन्याहू पर अमेरिकी सरकार के अधिकारियों से बात करने के बाद अमेरिका का वीजा सुरक्षित करने के मदद करने के मामले में मिल्शन के हितों को आगे बढ़ाने का आरोप है। और आप जानते हैं कि इस्राएल के प्रधानमंत्री सिर्फ $1,86,000 के मामले में फंस रहे हैं। मैं जानता हूं दोस्तों, हमारे लिए $1,86,000 बहुत बड़ी कीमत है, मगर यहां पर सिगार गिफ्ट्स लिए गए हैं। और किससे लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलियाई अरबपति से, एक इस्राएली हॉलीवुड निर्माता से, और इसकी जड़ें जो हैं वो अमेरिका में। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि साल 2020 में जो इस्राएली हॉलीवुड प्रोड्यूसर है वो गवाही दे चुका है कि हमने गिफ्ट दिए थे। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू का बचना नामुमकिन है सिर्फ $1,86,000 के लिए। और सिर्फ इस मामले में बेंजामिन नेतन्याहू को मिल सकते हैं 10 साल की सजा। 10 साल की सजा बेंजामिन नेतन्याहू को मिल सकती है। अब हम बात करने जा रहे हैं केस 2000 की, और यह मामला है मीडिया को घूस देना या मीडिया समूहों को लाभ पहुंचाना ताकि चैनल्स पर नेतन्याहू के हिसाब से खबरें हों। यह कुछ सुना सुना दिखाई दे रहा है ना? ये तमाम मामले कुछ सुने सुने नहीं दिखाई दे रहे हैं।
किस देश में और किस देश का प्रधानमंत्री एक औद्योगिक समूह को फायदा पहुंचाने के लिए सब कुछ उलट पुलट देता है? किस देश का कौन सा प्रधानमंत्री एक देश की मीडिया को पूरी तरह से अपना गुलाम बना देना चाहता है? उस देश में तो खैर मीडिया गुलाम हो ही चुका है, मगर हम बात इस्राएल की कर रहे हैं। केस 2000 आपके स्क्रीन पर। इसमें कहा गया है कि नेतन्याहू ने प्रतिद्वंदी इस्राएली अखबार हयोम के विकास को धीमा करने के लिए इस्राएली दैनिक अखबार येदियोत अहरोनोत में अनुकूल कवरेज के लिए अखबार के शेयर धारक व्यवसायी एरॉन मोजेस के साथ एक समझौता किया। इस मामले में उन पर धोखाधड़ी और विश्वास तोड़ने का भी आरोप लगा है। और मैं आपको बतला दूं दोस्तों, यहां पर सजा का प्रावधान अलग है। अब यहां पर अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो यह अदालत को फैसला करना है कि जो सजाएं हैं वो समानांतर चलेंगी, पैरेलल चलेंगी, या फिर एक के बाद एक। और यहां पर वो एक मीडिया समूह को कमजोर करना चाहते थे। किस तरह से? दूसरे मीडिया समूह को फायदा पहुंचा के। और बात यहां नहीं रुकी दोस्तों, एक और मामला यानी केस 4000, और यहां पर भी मीडिया समूह को फायदा पहुंचाना आपकी स्क्रीन पर। यह मामला नेतन्याहू पर उसके पूर्व अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित वेबसाइट पर उनके और उनकी पत्नी के बारे में सकारात्मक कवरेज के बदले में इस्राएली दूर संचार कंपनी बेजेक को नियामक लाभ देने का आरोप लगाता है। उस समय संचार मंत्री के रूप में नेतन्याहू ने कथित तौर पर बेजेक के मालिक शॉल एलोविच को नियामक लाभ प्रदान किए, जो समाचार वेबसाइट वाल्ला को भी नियंत्रित करते थे। कथित तौर पर लाभों में विलय और वित्तीय लाभ शामिल था। अब आप समझे कि नेतन्याहू अपने देश की मीडिया पर क्यों हमले बोल रहे हैं, क्योंकि दो मामले यानी केस 2000, केस 4000 ऐसे मामले हैं जहां उन्होंने मीडिया को रिश्वत दी, मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश की। मगर यहां पर भी हमें इस्राएल के लोकतंत्र की तारीफ करनी पड़ेगी दोस्तों, कि कम से कम यह कार्रवाई चल तो रही है, कम से कम उनका मीडिया सवाल तो उठा रहा है। भारत में क्या हो रहा है दोस्तों? हमारी संसद के अंदर अडानी के ऊपर गंभीर आरोप हैं, और यह आरोप अमेरिकी अदालत से आ रहे हैं, यह आरोप कीनिया से आ रहे हैं, फ्रांस से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं। मगर हो क्या रहा है? यहां पर जॉर्ज सोरोस का राग अलापा जा रहा है, राहुल गांधी को देश का गद्दार बताया जा रहा है। बहरहाल हम बात इस्राएल की कर रहे हैं, और जैसे मैंने बताया दोस्तों, इस्राएल ने जंग छेड़ रखी है, कई मोर्चे खुल रहा है, और इत्तेफाकन इसी बात का जिक्र वो अदालत में भी करते हैं। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से इस्राएल सीरिया के नेवल ठिकानों पर यानी नौसेना ठिकानों पर हमला बोल रहा है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट है जो मैं आपको दिखलाना चाहता हूं। मैं इसे ब्लैक एंड व्हाइट करके इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इसमें तबाही की तस्वीरें हैं, आग की तस्वीरें हैं, और आप जानते हैं हिंसा को लेकर यूट्यूब और फेसबुक के क्या नियम हैं। अल जजीरा की इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह की तबाही दक्षिण सीरिया पर की जा रही है। और फिर इस रिपोर्ट के बाद मैं तफसील से आपको बतलाने वाला हूं कि हमला किस स्तर पर किया गया है। पहले रिपोर्ट देखिए। Largest air operation in the history of the Israeli Air Force. That is how Israel described attacks on at least 250 targets inside Syria in 48 hours, battering what it said were key military sites, including naval vessels and 3 major airports, amid a security vacuum after opposition forces ousted President Bashar al-Assad. Later at night, while we were at home, we heard the sounds of the airstrikes. I called people at the port, and they informed us that the port was being targeted. This morning, we went down and saw that the Israeli army had struck the former regime's military boats. The airstrikes followed the Israeli military seizing control of a demilitarized buffer zone in Syria, in violation of a decades-long UN-backed ceasefire agreement between the countries. I hereby warn the rebel leaders in Syria, whoever follows Assad's path will end up like Assad. We will not allow an extremist Islamic terrorist entity to act against Israel across its borders and at the risk of its citizens. We will do whatever is necessary to remove that threat. Israel is again claiming all its actions are in self-defense, to safeguard its border to prevent the old regime's arsenal from falling into anyone else's hands. But Israel's critics, including Arab leaders in the region, say
It is using instability in Syria to make another land grab and bomb another neighbor. ये हमले किस पैमाने पर किए गए? अल जजीरा की एक खबर देखिए दोस्तों. Israel hits Syria 480 times in 48 hours as new leaders try to restore order. सीरिया में जो नया निजाम है वो देश में सुधार लाने की कोशिश कर रहा है. हालांकि बदला भी बड़े पैमाने पर हो रहा है. सीरिया से बहुत खौफनाक तस्वीरें भी आ रही हैं दोस्तों. जो लोग बशर अल असद के करीब थे उन्हें चौराहों पर लटकाया जा रहा है. इस तरह के कई खौफनाक वीडियो सामने उभर कर आ रहे हैं. मगर आप जानते हैं बशर अल असद ने भी अपने, कम से कम उनके परिवार ने अपने 50 साल के शासन में अपने प्रतिद्वंदियों को ऐसी ऐसी जेलों में डाला है और उन जेलों से अब लोग रिहा हो रहे हैं. कई लोग जो रिहा हो रहे हैं वो अपने नाम तक नहीं बोल पा रहे हैं, वो खुद को नहीं पहचान पा रहे हैं. बहरहाल हम बात करें इस्राइल ने जो सीरिया पर बड़े हमले किए हैं. आपके स्क्रीन पर सीरिया पर बड़े हमले. प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि इस्राइल सीरिया में नए शासन के साथ राजनयिक संबंध रखना चाहता है. इस्राइल की नौसेना ने कहा कि उसने शत्रुतापूर्ण ताकतों द्वारा इसके इस्तेमाल को रोकने के लिए सीरिया के नौसैनिक बेड़े पर बड़े पैमाने पर हमला किया. आईडीएफ ने उन रिपोर्टों का खंडन किया कि इस्राएली टैंक दमिश्क की ओर बढ़ रहे थे. उन्होंने कहा कि कोई भी सैनिक गोलान हाइट्स के डीमिलिटराइज्ड जोन के बाहर नहीं गया था. सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि इस्राएल ने 12 घंटों में 100 से अधिक ठिकानों पर हमला किया. इन हमलों को सीरिया के इतिहास में सबसे भारी माना जा रहा है. और इस बारे में अल जजीरा क्या कहता है दोस्तों, इस पर भी गौर कीजिएगा. अल जजीरा के मुताबिक इस्राएल के रक्षा मंत्री का कहना है कि राष्ट्रपति बशर अल असद को हटाने के बाद इस्राएली बलों द्वारा क्षेत्र पर कब्जा करने और देश पर हवाई हमलों की लहर शुरू करने के बाद उनका लक्ष्य है कि दक्षिण सीरिया में एक स्टीराइल रक्षा क्षेत्र स्थापित किया जाए. दोस्तों इसके अलावा हो क्या रहा है कि सीरिया के अंदर जो डीमिलिटराइज जोन है यानी विसैन्यकृत इलाके हैं, इस्राइल वहां कदम रख रहा है. अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर वो क्षेत्र भी शामिल हैं जहां पर अबैंडन्ड सैनिक ठिकाने हैं. क्योंकि हो क्या रहा है कि जैसे ही जुलानी का, अबू मोहम्मद जुलानी का सीरिया पर कब्जा होता है तो कई सीरियाई सैनिक भाग जाते हैं अपने पोस्ट को अबैंडन करके, खाली करके, और अब इस्राइल उस पर कब्जा कर रहा है. यह हो रहा है दोस्तों. समानांतर तौर पर भ्रष्टाचार के मामले में नेतन्याहू घिरते जा रहे हैं और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अब उन्होंने एक और मोर्चा खोल दिया है. और यह मत सोचिए कि इसका नुकसान इस्राएली जनता को नहीं हो रहा है. हर गुजरते दिन के साथ आर्थिक तौर पर इस्राएल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. हालांकि उसे अमेरिका का आशीर्वाद है, अमेरिका का हाथ इस्राएल के साथ, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस्राएल को मदद भी मिल रही है. अवसार शर्मा को दीजिए इजाजत. नमस्कार. स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए. सच में मेरा साथी बनिए. बहुत आसान है दोस्तों. इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प. इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए.